हाय ऑल ऑफ यू। लेट्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में हम देखेंगे फंक्शंस को और जानेंगे कि कैसे हम फंक्शन के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस सेशन के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन में मैं वो सारे टाइप के सवाल आपसे डिस्कस कर लूं जिसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सवाल के पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन को हम फंक्शन क्यों कहते हैं, रिलेशन को हम फंक्शन कब कह सकते हैं कब नहीं कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें शुरू करने से पहले, मतलब क्लास में सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको फंक्शन समझाना चाहता हूँ। समझते हैं एक चीज को। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई सेट है और ये एक दूसरा सेट है, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, और ये दोनों सेट जो है ये नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट यानी कि इनके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये खाली नहीं है, तो हम इसको कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर वन है, यहां पर -1 है, टू है, -2 है, और यहां पर केवल 1 और 4 है, तो अगर मैं यहां पर किसी फंक्शन में 1 रखूं और उसका रिजल्ट 1 आए, या उस फंक्शन में -1 रखूं उसका रिजल्ट भी 1 आए, तो क्या मैं इसे फंक्शन कह सकता हूं? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, मैं कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि फंक्शन जो है वो कंफ्यूज नहीं हुआ। फंक्शन जो है वो कंफ्यूज नहीं हुआ। क्या मतलब है इसका? तो पहले समझो कि एक्चुअली में ये फंक्शन है क्या। तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। x जो है उसकी वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर करेगा फंक्शन और मुझे लौटा देगा 1। अगर मैं उसके पास -1 लेके जाऊं तो भी वो उसका स्क्वायर करेगा और फिर मुझे लौटा देगा 1। तो क्या जब मैं उसके पास 1 लेके गया और -1 लेके गया तो क्या वो फंक्शन कंफ्यूज हुआ? बोला नहीं। उसका काम था जो भी आप उसको इनपुट दोगे उसका वो स्क्वायर करके आपको वापस कर देगा। तो 1 का उसने स्क्वायर किया वापस किया, -1 का स्क्वायर किया वापस किया। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो इन दोनों अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है, तो भी हम इसे फंक्शन कहेंगे। अच्छा, तो फंक्शन कब नहीं कह सकते? मैंने कहा देखो, मान लो ये है y² = x, मान लो ये एक रिलेशन है, और अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर x ये a सेट है और ये b सेट है, और यहां पर मैं x को 4 ले लेता हूं, x को 4 ले लेता हूं, तो अगर मैं यहां पर y² = x में x की जगह 4 पुट कर दूं, तो मुझे यहां से y की वैल्यू मिलेगी √4 प्लस माइनस के साथ में, और साथ ही साथ मुझे यहां पर मिलेगी वैल्यू +-2। यानी कि 4 पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको 2 भी मिल सकता है और -2 भी मिल सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब मैं फंक्शन के पास जाऊंगा और मैं उसको इनपुट दूंगा 4, तो वो फंक्शन कंफ्यूज हो जाएगा और वो बोलेगा मैं क्या दूं इन्हें, मैं इन्हें 2 दूं या -2 दूं। बात समझ में आ रही है कि फंक्शन कंफ्यूज हो रहा है। तो इसलिए हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते, हम इसे रिलेशन कह सकते हैं। बात समझ में आ गई कि भैया ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, मगर इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि ये एक यूनिक आउटपुट दे रहा है। अच्छा, ये यूनिक आउटपुट नहीं दे रहा है इसलिए हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते, इसे हम सिर्फ रिलेशन कहेंगे। यानी कि हर रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, मगर हर फंक्शन रिलेशन तो होगा ही होगा। बात समझ में आई क्या मैंने कहा? ठीक है। सिंपल, आसान, सरल और इजी शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन हम किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। अब इसमें एक चीज ये समझ लो कि यहां पर कोई आइटम है और ऐसा अगर कभी आपको दिखाई दे तो हम इसे फंक्शन नहीं कहें, बट अगर यहां पर कोई आइटम है और यहां पर एक आइटम है, इन दोनों का सेम आउटपुट आ रहा है, तो हम इसे फंक्शन कहेंगे। तो ऐसे इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि आखिरी मोमेंट में मैं आपको इतनी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे भी आपके दिमाग में चीजें चली जाए। ठीक है। तो अब ये तो हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं इतनी ही बात करूंगा। क्लासेस में हम इससे और ज्यादा डेप्थ में बात करते हैं, बट यहाँ पर अभी फिलहाल प्रैक्टिस सेशन के लिए इतना काफी है कि हम फंक्शन किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। अच्छा, तो सर ये सब चीजें हटाते हैं
और इसको हम क्लीन कर देते हैं ताकि अब हम सवालों को देख पाए। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब यहां पर सवाल में क्या लिखा भाई कि जस्टिफाई दैट द रिलेशन t इज इक्वल टू एक्स कॉमा थ्री सच दैट x इज ए रियल नंबर इज ए फंक्शन। आपको जस्टिफाई करना है कि ये जो है ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैं कहूंगा सर ये तो फंक्शन है। आप बोलोगे सर कैसे? आप बोलोगे भाई साहब x एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, मगर आप कुछ भी वैल्यू रखो x की, आपको आउटपुट 3 मिल रहा है। यानी कि वो 1 पे भी 1 दे रहा था, -1 पे भी 1 दे रहा था। तो हमने उसको रिलेशन कहा था कि नहीं कहा था? हाँ कहा था, क्योंकि यूनिक आउटपुट आ रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि हाँ सर, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, क्योंकि इसका एक यूनिक इमेज आ रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ -1 लिखा है, यहाँ पर फिर से 1 आ रहा है। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं इमेज, और ये जो होता है इसे हम कहते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन सब की एक यूनिक इमेज आ रही है, एक यूनिक आउटपुट आ रहा है, तो हम इसे फंक्शन कहेंगे। बात समझ में आ गई? सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए फंक्शन में तो और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। फंक्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो मैं अगर आपको बता दूं, जैसे यहां पर इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो हमारा डोमेन होगा, इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो हमारा कोडोमेन होगा। याद रखना, इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी होगा वो डोमेन होगा, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो कोडोमेन होगा। और जिस पे एरो लग गया, जिस पे एरो लग गया वो, यहां पर मान लो 3 लिखा है, जिस पे एरो लग गया वो हमारा रेंज होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। अब सेट पे घुस गए हम लोग कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। अच्छा, तो सर ये इक्वल भी हो सकता है क्या? हाँ, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 है रेंज के अंदर, बट कोडोमेन के अंदर क्या है? 1 2 3 है। तो भाई ये जो रेंज होगा ये कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा। अच्छा, मगर इसके बराबर भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर तीनों पे एरो लग जाए तो। ठीक है, यानी कि एरो जिस पे लग गया, तीर जिस पे लग गया, वो हमारा रेंज बन जाएगा। बट अगर तीर लगे या ना लगे इस वाले सर्कल के अंदर, तो भी हम उसे कोडोमेन तो कहेंगे। और यहां पर जो कुछ भी होना चाहिए उससे तीर निकलना चाहिए। ठीक है, वो इनपुट है हमारा, और ये जो इनपुट है उसे हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। बात समझ में आ गई? उसे जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे? हमारा डोमेन कहेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो, अब इसमें आपको पता क्या होना चाहिए कि कॉस थीटा साइन थीटा का जो डोमेन होता है वो क्या होता है ना? ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। चलो सवाल पे आते हैं। अब यहाँ लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। अब इसकी रेंज निकालनी, रेंज यानी कि मतलब ये जो पूरा है ना, इसकी लोअर और अपर लिमिट निकालनी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये बताना है इस पूरे का। अगर सिर्फ एक्स की बात कर रहा होता तो एक्स हमारे लिए क्या हो जाता? डोमेन हो जाता। मगर अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन ही ले रहा है तो ये हमारे लिए रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ एक्स होता है, यहाँ जो एफ एक्स होता है इसको आगे चल के आप वाई भी बोल सकते हो कि 1 + 3 cos 2x है। और यहाँ पर आपको y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, वही उसका रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए सर ये जो cos 2x होता है ना, cos थीटा में थीटा की जगह 2x लिखा है, इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है। ठीक, -1 से 1 होती है। बट हमें तो ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, शुरुआत कर दी हमने, अब इसका 3 टाइम्स कर दो। तो जब आप इसका 3 टाइम्स करोगे तो 3 टाइम्स करने पर क्या होगा? 3 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसमें तो हमें 1 भी जोड़ना पड़ेगा, तो आप सब में 1 जोड़ दो। जब सब में 1 जोड़ोगे तो ये 1 + 3 cos 2x हो जाएगा। हाँ या ना? तो यहां भी तो फर्क पड़ेगा सर? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो ये होगा -3 + 1, और ये बनेगा 3 + 1। तो ये कितना आएगा सर? -2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा सर? 4। तो सर ये -2 और ये 4 क्या है सर? ये आपकी लोअर और अपर लिमिट बता रहा है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, यानी कि रेंज बता रहा है। यानी कि जो रेंज है वो -2 से 4 है, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसको कंटेन करेगा, यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे।
तो यानी कि इसका जो रेंज आ गया वो कितना आ गया आपका -2 से लेकर 4, इंक्लूडिंग -2 और 4, इंक्लूडिंग -2 और 4। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अब आपको इसका डोमेन निकालना है। अब सबसे पहले समझो, कुछ चीजें समझ लो अच्छे से। अगर कभी भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में कोई सवाल है और आपसे डोमेन निकालने के लिए बोलेगा, तो हमेशा ये चीज देखना कि ये जो चीज है ये जीरो नहीं हो सकती, नहीं तो ये फंक्शन पूरा का पूरा डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमारा जो डोमेन होगा वो ऑल रियल वैल्यू हो सकता है, एक्सेप्ट जहां पर x की वैल्यू, जिस x की वैल्यू पर ये जीरो हो रहा होगा वो हम हटा देंगे उस रियल नंबर में से, रियल वैल्यूज में से। बात समझ में आ गई? अच्छा अच्छा, तो समझ गया आ गया। अगर कोई भी चीज अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन है और ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसको डिफाइन होने के लिए ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहां पर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x हमें डोमेन बता देगा। अगर सर यही चीज अंडर रूट में नीचे की तरफ होती तो मैं बोलता ये एफ एक्स जो है ये अंडर रूट के अंदर है तो इसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मगर इस केस में ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे की तरफ है। बट यहां पर सर इक्वल टू जीरो क्यों हो गया? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, तो ये जीरो भी होगा तो भी चलेगा, हाँ या ना? बट अगर यहां पर ये जीरो हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको हम यहां से हटाते हैं, अब इसको हम यहां से हटाते हैं। अब मैंने क्लास में, जब जो क्लासरूम स्टूडेंट हैं, मैंने क्लास में आपको ये चीज बताई हुई है कि घोड़ा मेथड क्या होता है। ठीक है, ठीक है, भाला मेथड क्या होता है। जैसे समझो बात को, अगर आपके पास में x-2 और यहाँ पर x+2 लिखा है और ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो ये जो है, ये जो निशान है ये, तो मैं ऐसे बोलता हूँ ये भाला है आपके पास। अब भाला है वो आपके तरफ नहीं है, मतलब जो उसका पॉइंट है वो आपके तरफ नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपके तरफ नहीं है तो दूसरे की तरफ है, सामने वाले की तरफ है, यानी कि भाला आपके हाथ में है। और जब भाला आपके हाथ में है, तो आप डरोगे नहीं। आप डरोगे नहीं तो आप अपनी लिमिट से बाहर चले जाओगे। आप अपने लिमिट से कहाँ चले जाओगे? बाहर चले जाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि अगर आप अपनी लिमिट से बाहर जाओगे तो यहाँ लिमिट आ क्या रही है? यहाँ लिमिट आ रही है -2 और 2, तो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से -2 और 2 से इंफिनिटी ये होगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे? इक्वल टू का साइन लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ भी आप क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। यहाँ तो ओपन ही होता है और इसका क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो -2 और 2 था ना, आप इससे बाहर की तरफ हो। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ गया। अगर सर मान लो ये x-2 और x+2 ये आपकी तरफ होता, तो इस केस में क्या होता सर? इस केस में भाला आपकी तरफ है, आप डरोगे, आप डरोगे तो आप बाहर नहीं निकलोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपनी लिमिट के अंदर ही रहोगे। अब अपनी लिमिट के अंदर रहोगे तो यहाँ लिमिट क्या है? -2 और 2, इसको इक्वेट करो ना जीरो से। तो जब इक्वेट करोगे जीरो से तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -2 और 2 आएगी, यानी कि आप -2 और 2 के बीच में रहोगे, -2 और 2 के बीच में रहोगे। इक्वल टू का साइन लगा तो यहाँ पर इक्वल टू लगा दो, तो इसकी जो डोमेन आएगा वो -2 से 2 आएगा, -2 से 2 आएगा। बात समझ में आई भाला मेथड, हाँ या ना? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा ज्यादा चीजें बता दी जो आपको आगे अभी काम आएंगी। अब आपसे बोला फाइंड द डोमेन, तो डोमेन हमारा ये, पहली बात समझो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो ये डिफाइन होगा। ठीक है, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, जब एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। मगर ये नीचे है और ये नीचे है तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ये नीचे है, यानी कि x² - 8x + 12 जो है ये नीचे है तो ये जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, ये जीरो नहीं हो सकता तो फिर ये क्या हो सकता है? तो मैंने कहा ये x² - 6x - 2x बन रहा है भाई। ओके, तो यहां से हमने लिखा x-6 -2, यहां से लिखा x-6, तो यहां से हमें मिलेगा x-6 और x-2 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होगी। अच्छा, यानी कि मैं ऑल रियल वैल्यू ले सकता हूं, केवल 2 और 6 नहीं ले सकता। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहां पर इसको ऐसे शो करूंगा, 2 और 6 में नहीं ले सकता। अब 2 और 6 केवल नहीं ले सकता तो इसको मैं सेट की तरह रिप्रेजेंट करूंगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या आ गया? डोमेन आ गया। सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है।
आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर आ गया, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, अब इसकी रेंज निकालनी है आपको। तो रेंज मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब समझो बात को। मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को लिख देता हूँ y माइनस टू, और x को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ y माइनस टू। एक्स को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ y माइनस टू। ठीक है, अब ये जो y माइनस टू है, ये तो अंडर रूट के अंदर है। तो सर अभी आपने बोला कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज होती है तो उसे पॉजिटिव होना जरूरी है। अब ये ऊपर की तरफ है तो ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां से मैंने देखा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। और ये y क्या है, y तो ये है। और ये इसकी लिमिट आपको बतानी थी, मिनिमम मैक्स वैल्यू बतानी थी। तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मगर वो टू या टू से ज्यादा होगी। तो टू और टू से ज्यादा हो सकती है y की वैल्यू। तो यही आपका क्या है, रेंज है। तो आप इसको लिखोगे क्या, आप यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है, टू से आप जाओगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो भाई बाय डिफॉल्ट ओपन ही होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसकी रेंज कितनी आ गई भाई साहब, इसकी रेंज आ गई टू से इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोला फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल। तो एफ एक्स और जी एक्स जब इक्वल होंगे तो उस केस में आपका डोमेन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा भाई एफ एक्स कितना है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये कितना है भाई, थ्री प्लस एक्स। तो इसको उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ये 12 हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसका और इसका जोड़ा बनाया तो थ्री एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस वन आएगा, और यहाँ से माइनस फोर कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस वन आएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स प्लस वन और थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस वन और फोर बाय थ्री। तो यहां पर हमने लिखा कि माइनस वन कॉमा फोर बाई थ्री। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको एक बार चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, क्लियर है, आसान है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब बोला लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, जेड यानी कि इंटीजर है, डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। इज ए इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, फंक्शन है, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर लिखा कि एफ जो है वो एक्चुअली में किस तरह से लिखा है, ए बी ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करा हमने और यहाँ लिख दिया सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन हो गया, तो ये वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन, और वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो ये बिलोंग करेगा z को। अब बोल देते हैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो a इंटू बी, माइनस वन इंटू माइनस वन तो कितना आएगा, वन, और माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू, बिलोंग्स टू z। हमें समझ में आया कि यार वन रखने पे यहाँ पर भी टू आ रहा है और यहाँ पर माइनस टू आ रहा है, यानी कि एक इनपुट पर, ध्यान से देखो, ये ए सेट है, मान लो ये बी सेट है, यहाँ पर वन लिखा हुआ है। तो वन रखने पे आपको टू भी मिल रहा है और वन रखने पे आपको माइनस टू भी मिल रहा है। तो सर ये तो फंक्शन नहीं है, ये तो फंक्शन नहीं है। तो हमने जस्टिफाई कर दिया भाई साहब कि भैया यहाँ पर इनकी यूनिक इमेज नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक यूनिक इमेज नहीं आ रही, इसलिए हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई, सिंपल है, आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आप लिखा सर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर का अंडर रूट है,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस फोर। अब अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उससे पॉजिटिव होना जरूरी है, साथ ही साथ वो जीरो भी हो सकता है अगर वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस टू और y प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो। भाला आपकी तरफ नहीं है, आप डरोगे नहीं। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और यूनियन यहां पर हो जाएगा टू से इंफिनिटी। और ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। तो आपने ये किसकी वैल्यू निकाली? y की। y क्या था? fx था। fx यानी कि ये रेंज निकालोगे। जब आप y की वैल्यू निकाल रहे होते हो मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो रेंज होती है। x की वैल्यू निकाल रहे होते हो तो वो क्या होती है? आपकी डोमेन होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमें तो रेंज ही निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर आ गए, यहाँ बोला लेट एफ एंड जी बी द रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एंड जी एक्स इज इक्वल टू समथिंग। फॉर व्हाट रियल नंबर एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो बच्चों वाला सवाल हो गया। आपको अगर ये बोल रहा है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स बराबर हैं तो एक्स की किस वैल्यू पर होगा, और एफ एक्स और जी एक्स आपके पास गिवन है, तो इसको आमने सामने पुट कर दो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर इसको इसके पास भेजोगे तो ये 2x हो जाएगा, इसको इसके पास भेजोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। यानी कि x की वैल्यू 4 पर fx और gx बराबर होगा। बात खत्म हो गई, पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है आपसे कि भैया ये कंडीशन पर x की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा देख है, ये fx लेस देन gx। तो fx क्या है भाई? 2x प्लस वन, लेस देन gx क्या है? 4x माइनस सेवन। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये 2x ग्रेटर देन हो जाएगा, ये 7 को उधर भेज दो तो ये 8 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, तो x की इस वैल्यू पर फंक्शन बराबर है, x की इस वैल्यू पर फंक्शन fx जो है वो gx से छोटा है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि इफ fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ax माइनस b अपॉन cx माइनस a, देन प्रूव दैट f ऑफ y इज इक्वल टू x। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। तो मैंने बोला सर fx जो है ना वो y के बराबर है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और वो गिवन क्या है सर? ax माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। अगर f ऑफ x इसके बराबर है तो f ऑफ y क्या हो जाएगा सर? ए वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए। जैसे अगर f ऑफ x एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ वन क्या होगा? वन का स्क्वायर। f ऑफ टू क्या होगा? टू का स्क्वायर। f ऑफ y क्या होगा? y का स्क्वायर। वैसे ही हमने यहाँ पर x की जगह y पुट कर दिया, तो जहां जहां फंक्शन में x था वहां वहां y हो गया। ठीक है सर, मगर y तो ये है, तो y तो ये है तो पुट कर दो y की वैल्यू। क्या है भाई साहब? ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए माइनस बी, और यहां पर भी पुट कर दो। ये कितना हो जाएगा? ए एक्स माइनस बी और सी एक्स माइनस ए माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी माइनस बी सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। और यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे ए सी एक्स माइनस का बी सी, और ये माइनस का ए सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो हमको ये देखना है कि क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है। तो मैंने देखा यहाँ से ए बी प्लस माइनस में गया, यहाँ से ए सी एक्स प्लस माइनस में गया। तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ वाई जो है वो क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर एक्स माइनस का बी सी एक्स, एक्स कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी। सर नीचे क्या लिखा है? नीचे ए स्क्वायर माइनस बी सी लिखा हुआ है, तो लिखा ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो सर ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? एक्स। अरे यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था भाई साहब। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। देखो एक बार इसको। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग फोर माइनस एक्स। देखो ये लॉग का फंक्शन है। सबसे पहले तो ये नीचे है, तो अगर ये नीचे है तो ये जो लॉग फोर माइनस एक्स है ये जीरो नहीं होना चाहिए। एंड एक और चीज ये कि ये जो फोर माइनस एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो सर हमने देखा कि ये जो फोर माइनस एक्स है ये नॉट इक्वल टू जीरो, लॉग ऑफ फोर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लिखा था। अगर मैं एंटी लॉग ले लूंगा तो फोर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू
ये e टू द पावर 0 यानी कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। मगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि x जो है वो लेस देन 4 होगा, x जो है वो लेस देन 4 होगा। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो मतलब मैं 4 से इधर कहीं भी जा सकता हूं, मगर 4 के इधर तो 3 भी आता है, तो 3 तो नहीं लेना है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस इंफिनिटी से 4 है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, माइनस यहाँ से आप 3 कर दो, आप इस तरह से लिख सकते हो। या तो फिर इस सवाल का जवाब ये लिख सकते हो कि माइनस इंफिनिटी से 3 ओपन ओपन यूनियन, यहाँ से आप लिख दो कितना, 3 से 4 ओपन ब्रैकेट। तो आप इस तरह से भी अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल है। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों ही तरीके सही हैं, आप सही माने जाओगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू 0 से 2 है, और 2x जब x की वैल्यू 2 से 5 है, और gx जो है वो एक्स स्क्वायर 2x वही दिया है, मगर x की वैल्यू चेंज कर दी है, 0 से 3 पे फंक्शन एक्स स्क्वायर है, 3 से 5 में फंक्शन 2x है। आपसे बोल रहा है ना कि शो दैट f इज ए फंक्शन वाइल g इज नॉट ए फंक्शन। तो आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन है और फंक्शन नहीं है, ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं? हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जब हम एक इनपुट डालें तो उस पे आउटपुट हमेशा सेम आना चाहिए। एक सिंगल इनपुट पे आउटपुट हमेशा सेम आना चाहिए, चाहे फंक्शन को कैसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मगर एक इनपुट पे अलग अलग आउटपुट नहीं आना चाहिए। नहीं सर, एक इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आएगा तो भी चलेगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो फिर फंक्शन किस केस में नहीं होता? सर फंक्शन इस केस में नहीं होता कि एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, कि आपने वन रखा तो आपको ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अगर दो अलग अलग इनपुट है तो उस पे एक सिंगल आउटपुट आ सकता है। हाँ 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 सर, समझ में आ गया। ये अब मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि इसमें आप गलती करते हो। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको रफली बताने की कोशिश करूं तो मैंने देखा कि जब ये फंक्शन, जैसे यहाँ पर कलर चेंज करें, ये जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 0 से 2 लिमिट दी गई है, इंक्लूडिंग 0 एंड 2। तो जब आप 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, 0। 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, 1। 2 पुट करोगे क्या मिलेगा, 4। यानी कि आपने यहाँ पर जो एफ एक्स है वो आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपने 0 पुट किया तो आपको 0 मिला, 1 पुट किया तो 1 मिला, 2 पुट किया तो आपको 4 मिला। फिर यही फंक्शन जो है ये आपके पास 2x है, आपने इसमें 0 पुट किया तो आपको 0 मिला। ठीक है, नहीं, 0 पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लिमिट 2 से 5 है, तो हमने यहाँ पर 0 नहीं पुट कर सकते, ये गलती ना करें। तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया, 2 पुट किया, 2 पुट किया तो यहाँ पर क्या मिला, 4। 3 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कितना मिलेगा, 6। 4 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कितना मिलेगा सर, 8। 5 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कितना मिलेगा सर, 10। तो मैंने देखा यहाँ पर भी F2 है और यहाँ पर भी F2 है, और इस F2 पे आउटपुट सेम आ रहा है। हाँ सर, वो तो सेम ही आना चाहिए ना। ठीक है, यानी कि चेंज हो जाता तो, अगर चेंज होता था तो ये फंक्शन नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या हर एक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट आ रहा है? हाँ आ रहा है, यानी कि एफ जो है वो क्या है, फंक्शन है। तो मैं कहूंगा हाँ सर वो फंक्शन है, सिंपल। बट अगर मैं बात करूं इसकी, जी एक्स की, तो मैं बोलूंगा सर जी एक्स जो है ना, वो अगर मैं एक्स स्क्वायर मानूं या जी एक्स को मैं 2x मानूं, यहाँ पर x की लिमिट जो है वो 0 से 3 है, और यहाँ पर x की लिमिट जो है वो 3 से 5 है। तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ 0 निकालूं, एफ ऑफ 1 निकालूं, एफ ऑफ 2 निकालूं, एफ ऑफ 3 निकालूं, तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा और 9 आएगा। बट जब मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर मैं 3 रख सकता हूँ, है ना, 3 से कम नहीं रख सकता। तो 3, 4 और 5 रखूंगा जब भी मैं, तो यहाँ पर 3 पे 6 आएगा, 4 पर 8 आएगा, 5 पे 10 आएगा। तो मेरा ध्यान गया कि सर एफ ऑफ 3 यहाँ पर तो 9 है, बट एफ ऑफ 3 यहाँ पर भी तो 6 है। तो यहाँ पर तो इनपुट सेम है बट आउटपुट अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर एक जगह 9 है और यहाँ एक जगह 6 है, तो 3 पे 9 भी मिल रहा है और ये 6 भी मिल रहा है। अरे सर फंक्शन तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो तो उसको जो आप जब इनपुट पे 3 डालोगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा मैं 9 दूं या 6 दूं।
ठीक है, राम आया शाम आया, क्या देना है इसको, तो समझ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये जो gx है वो हमारा फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो देख लो। ये एफ एक्स का होल क्यूब नहीं है, यहाँ पर ये एफ एक्स का क्यूब है, मतलब ये एक्स का क्यूब हो रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमने बोला सर पहले तो हमारे पास एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस वन बाय एक्स है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें एक्स की जगह वन बाय एक्स पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? सर आपने एक्स की जगह वन बाय एक्स पुट किया, तो यहाँ एक्स की जगह वन बाय एक्स पुट कर दो, यहाँ पर x की जगह वन बाय एक्स पुट कर दो, तो ये सर ये बनेगा वन बाय एक्स माइनस एक्स। अरे सर ये तो एक्चुअली में माइनस ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स है। अरे सर ये एक्चुअली में तो माइनस ऑफ एफ एक्स है। ठीक है सर, ये काम मैंने पहले से करके रख लिया, क्यों कर लिया? कि मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स का होल क्यूब कर रहे हैं, तो एफ एक्स का होल क्यूब कर रहे हैं, तो एफ एक्स क्या है सर? ये है, तो मैंने लिखा एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब कर दो, तो ये क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस का वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स, और यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तो एफ एक्स का होल क्यूब हो रहा है। ये एक्चुअली में क्या है? मैंने कहा एक्चुअली में जब आप इसमें इस फंक्शन में एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स। यानी कि ये जो चीज है, कलर चेंज करके बताते हैं, ये जो चीज है ये एफ ऑफ एक्स क्यूब है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स क्यूब है। अच्छा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो ये थ्री हो गया, और ये एफ ये आपने लिखा एक्स माइनस वन बाय एक्स। ठीक है सर, तो मैं यहां तक तो पहुंच गया कि सर एफ एक्स का ये होल क्यूब किया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब लिखा। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये माइनस ऑफ एफ एक्स की जगह मैं ट्रीट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। क्या ये समझ पाए? ये माइनस ऑफ थ्री एक्स माइनस वन बाय एक्स, एक्स माइनस वन बाय एक्स कितना था? एफ एक्स था, यहाँ मैं एफ एक्स लिखता। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स की जगह आप एफ ऑफ वन बाय एक्स लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ एफ एक्स की जगह एफ ऑफ वन बाय एक्स लिख सकते हो, तो ये माइनस के साथ माइनस साइन हटेगा, तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था इस सवाल में। सिंपल था, आसान था, सरल था। हाँ, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले ना, जब डोमेन की बात हो रही हो और ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में है, तो ये जो नीचे वाला ये जीरो नहीं हो सकता, और ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ही, यहाँ तो आप कुछ भी रखोगे तो डिफाइन करेगा ये, बस जहां पर ये जीरो हो रहा होगा वहां पर ये डिफाइन नहीं करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो आंसर है वो ऑल रियल वैल्यूज है, एक्सेप्ट आप यहाँ पर थ्री नहीं पुट कर सकते, एक्सेप्ट आप यहाँ पर थ्री नहीं पुट कर सकते, तो ये आपका डोमेन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी है या नहीं है? अब यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो एफ एक्स है, जिसको हम वाई भी बोलते हैं कभी कभी, ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री के बराबर है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री, और ये आपका एक्स माइनस थ्री नीचे लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। अब ये भी आप यहाँ पर कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो, ये तो डिफाइन है, जो डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, मगर एक बात का ध्यान रखिए कि जो डोमेन है, यानी कि जो एक्स है, उस एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, बस तीन मत लेना। तो सर तीन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? सर तीन लेने पे यहाँ छह आएगा। इसका मतलब जो रेंज है, जो रेंज है वो भी आर है, मगर तीन रखने पे छह आएगा, और तीन ले नहीं सकते, तीन नहीं ले सकते तो जो छह आएगा वो भी नहीं ले सकते, यानी कि रेंज में हर एक वैल्यू आ सकती है छह को छोड़कर। ये आपका आंसर है, सिंपल, आसान और सरल। ठीक है, चलिए ये सवाल आ गया, अब आपसे बोल रहा है कि let a is equal to 9 10 11 12 13 and let function
ए टू एन, ए तो आपको दिख रहा है, एन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अच्छा, तो ये जो फंक्शन है ये डिफाइन कर रहा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन होना चाहिए। अच्छा, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। अच्छा, तो जो फंक्शन बनेगा उसका रेंज बताना है हमें। तो हमने ये बोला कि अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कोई नंबर एन है तो इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, 1 इंटू 3 इंटू 3। 10 का ले लें तो 10 का कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 5। 11 का तो भाई 1 इंटू 11 ही होगा। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। और 13 का 1 इंटू 13 होगा। तो यहाँ पर बोला कि जो फंक्शन है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, अगर ये एन है तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, इसका 11 है, इसका 3 है, इसका 13 है। अच्छा, रेंज बताना था। यही तो है भाई साहब रेंज। 3, 5, 11। और यहाँ पर हम लिख लें 3, 5, 11 और 13, क्योंकि 3 तो रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रेंज। ये हो गया हमारा रेंज। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये आउटपुट मिल रहा है ना, या हमें आउटपुट मिल रहा है, जो आउटपुट होता है वही तो रेंज होता है, इसी पे तो एरो लगने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है कि नहीं है। है ना भाई साहब, है ना, है ना, है ना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब जैसे ये सवाल आ गया कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि x-5 जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। बट वो नीचे की तरफ है तो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो हमने लिखा x greater than 5। x greater than 5 का मतलब है कि 5 से इंफिनिटी ओपन बाय डिफॉल्ट, और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा इसलिए यहाँ भी ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया। ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, अच्छा रेंज भी निकालना है। रेंज भी निकालना है तो पहले इसको हटा दो यहाँ से। अब ये डोमेन मैंने बता दिया। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 1/√(x-5)। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं x-5 इज इक्वल टू 1/y, और x-5 इज इक्वल टू 1/y², तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5 प्लस 1/y² आएगी। अच्छा, अब यहां पर आप ये समझो, क्या y की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी वैल्यू पुट करो, वो उसका स्क्वायर कर देगा, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और ये वैल्यू चाहे 1 से छोटी हो, चाहे 1 से बड़ी हो, मगर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ये अच्छा, पॉजिटिव का मतलब कि ये स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव आएगा ना। अब यहाँ पर आप -1 भी रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। -1/2 रखोगे तो भी वो 1/4 देगा स्क्वायर करने के बाद, यानी कि यहाँ पर तो वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। और उसको आप जोड़ोगे 5 में, यानी कि यहाँ पर ना कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो 5 से तो बड़ी मिलेगी। 5 से तो बड़ी मिलेगी। सर 5 मिल सकती है क्या? नहीं, 5 नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया, यहाँ पर अगर आपने जीरो पुट कर दिया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा, 5 से बड़ा होगा। अच्छा, और यहाँ पर 5 पे क्लोज लगेगा क्या? 5 पे क्लोज लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तो ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया। और ये आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। ये आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। ये बात क्लियर हुई क्या? ये बात आपको समझ में आई? जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि 5 से बड़ी होगी, और 5 से बड़ी होगी तो कहीं भी जा सकती है वो तो। ठीक है, अच्छा। अब ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, थोड़ी देर पहले। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी डोमेन की बात करूं तो ऑल रियल वैल्यूज ले सकता हूं एक्सेप्ट 1। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर मैं रेंज की बात करूं, ये डोमेन मैंने बता दिया, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज भी मैं हर रियल वैल्यू ले सकता हूं, बट 1 नहीं ले सकता। तो एक्चुअली में ये ओपन क्या होगा, ये x-1, x+1, और नीचे x-1 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये x+1 आ रहा है। तो 1 रखने पे तो ये 2 देगा, मतलब 1 तो लेना नहीं है, और 1 रखने पे ये 2 देगा, यानी कि यहाँ पर 2 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने ये 2 हटा दिया, तो ये आपकी रेंज आ गई और ये आपका डोमेन आ गया। बात समझ में आ गई? सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाले सवालों को देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखना।
ये सवाल आ गया आपके पास। ठीक है। ओके। हाँ। ठीक है। हम्म। अब देखो, यहां पर आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो एक्स लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर टू लिखा है इसके अंदर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, टू आएगा। अगर मैंने यहाँ पर 2.1 लिखा है तो भी टू आएगा। यहाँ पर मैंने 2.001 लिखा है तो भी टू आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2.9 लिख दूं तो भी टू आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2.99999 लिख दूं तो भी टू आएगा। अच्छा, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है और 2 भी हो सकती है, तो इस केस में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा वो 2 आएगा। हम्म। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। 2 हो सकती है, हाँ हो सकती है। 3 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा सर, 2 ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। अगर मैं -2 ले लूँ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2। बट अगर मैं यहाँ पर -1.99 ले लूँ, तो यहाँ गलती मत करना। यहाँ पर आप क्या लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही लोगे। अब लोग सर ये कैसे हो गया, देखो एक्चुअली में इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये हो गया 2 माइनस, ये लिख दिया मैंने 0.01। ठीक है, 0.01। तो यहाँ पर ये जो है ये इंटीजर पार्ट है, -2, इसको -2 करो, -2 और ये प्लस। तो ये जो पार्ट है -2, ये आपका इंटीजर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हो, और ये जो है ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्चुअली में हमें इंटीजर पार्ट उठाना है इसका। तो इंटीजर पार्ट तो -2 है ना, और ये जो है ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है। बात समझ में आ गई। अच्छा सर, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये -2 है और ये -3 है, और कोई वैल्यू -2 और -3 के बीच में लाई कर रही है, -2 और -3 के बीच में लाई कर रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप खुद सोचो। -3 और -2 का मतलब क्या है कि -2.1 लिखा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं लिखूंगा इसको -3, -2.1 को लिख के देखो। -2.1 को आप क्या लिख सकते हो, -3 प्लस का 0.9। हाँ सर, लिख सकता हूँ ऐसे। तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो -3 आएगा ना। अच्छा 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 अच्छा। इसका मतलब अगर आप नेगेटिव की तरफ हो और आप किसी दो नंबर के बीच में हो तो आपको इस तरफ जाना होता है। अच्छा, और अगर आप पॉजिटिव के बीच में, मान लो आप 2 से 3 के बीच में यहाँ होते, अब आप 2.1 ले लो, कुछ भी ले लो, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, यानी कि आपको इस तरफ जाना है। अच्छा, मतलब कि अगर आप किसी दो पॉजिटिव नंबर के बीच में हो या दो नेगेटिव नंबर के बीच में हो, आपको जाना राइट हैंड साइड पर है। ये राइट हैंड साइड है क्या, नहीं ये तो लेफ्ट हैंड साइड है सर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, आपको जाना इस तरफ है। अच्छा 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 अच्छा। एक बार चेक करते हैं। मान लो अगर आपके पास में ये -5 है और ये -4, मैं यहाँ पर 4.8 ले लेता हूँ माइनस का। अगर मैं बोलूँ कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आपने बोला सर माइनस का 4.8 को मैं लिख सकता हूँ -5 प्लस का 0.2। हम्म। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है, -5, तो मैंने लिखा -5। तो अगर आप इन दोनों के बीच में थे तो आप इधर गए ना, इधर गए तो कौन मिला, -5। अच्छा 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 सर, समझ गया समझ गया। इसको हम डेप्थ में पढ़ते हैं क्लास में, बहुत बहुत पढ़ते हैं, आधा एक घंटा पढ़ते रहते हैं इसको। मगर अभी आप लेट्स प्रैक्टिस सीरीज में हो, तो मैं आपको सिर्फ उतना ही बताना चाहूंगा जिससे आपका काम हो जाए। लास्ट मोमेंट में आपको समझ में आ जाए एक्चुअली में, अच्छा अच्छा हाँ कोई आया था व्यक्ति, उसने हमें बता दिया, हमारा काम हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से हटा देते हैं। अब पहली बात ये हो गई कि इसके ग्राफ्स भी होते हैं, अगर आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। इसको मिटा दें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये इधर से साफ कर दिया हमने। इसका ग्राफ भी होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है।
कुछ ऐसा ग्राफ होता है इसका, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। तो अगर ये इस तरह से ग्राफ होता है तो ये जो है इसका प्रोजेक्शन जो आएगा वो तो इस पे आएगा, और इस पे अगर प्रोजेक्शन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो सर वो तो इसकी हर एक वैल्यू ले रहा है। अच्छा, हर एक वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब कि इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो आर होता है। अच्छा सर ये क्या है, सर ये तो एक्स है, इसमें तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, तो मतलब इसका डोमेन भी क्या होगा सर, आर होगा। सर इनका तो प्लस हो रहा है, तो इसका डोमेन क्या होगा सर, इसका डोमेन आर ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। मतलब इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब है आर। तो इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कि जो एफ एक्स है वो एच एक्स प्लस जी एक्स है, जिसमें एच एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जी एक्स जो है वो एक्स है। और आप यहाँ बोल सकते हो कि इसका डोमेन भी आर होता है, इसका डोमेन भी आर होता है, तो इसका डोमेन जो होगा वो आर होगा। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, फाइंड द रेंज। अब रेंज निकालना है, यानी कि इसकी लिमिट निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला सर पहली बात तो ये x-2 का मॉड है, इसमें हम ना कुछ भी पुट करो x की वैल्यू, कुछ भी पुट करो, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ये मालूम है हमें। ठीक है ठीक ठीक। मगर सर यहाँ पर इनइक्वलिटी के साथ में एक केस है। अगर कोई फंक्शन है, ये इनइक्वलिटी का साइन लगा है, अगर आप ना यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करते हो, मान लो आपने m मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब m अगर पॉजिटिव है तो इस इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर m नेगेटिव है तो ये इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है। तो इनइक्वलिटी के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कुछ मल्टीप्लाई करें, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इसका क्या मतलब है? कभी कभी आप, फंक्शन होता है नीचे, x-1 लिखा है, x+1 लिखा है, और आप उसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वलिटी के केस में, तो वो आप नहीं कर सकते। आपको इस वाले पार्ट को इधर लेके आना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो आप इस जी एक्स को इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर ये पता नहीं है कि ये जो जी एक्स ये फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको ये मालूम है कि ये पॉजिटिव है तब आप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर x-1 और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, ये तो आपको क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो ये पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ेगा, इनइक्वलिटी पे नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ कर सकते हो। बट अगर आपको मालूम ही नहीं, जैसे मान लो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में कोई है, और यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू 2 दिया, और ये जी एक्स जो है आपका वो x-1। अब आपको पता ही नहीं कि ये जो है ये x-1 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पता ही नहीं है, क्योंकि एक्स वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कंफर्म नहीं हो कि ये आपको पॉजिटिव देने वाला है या नेगेटिव देने वाला है, तो इस केस में आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ और ये आपने मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वलिटी के साइन को पलट देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इतनी सारी चीजें क्यों बात की वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है ना वो x-2 की इधर देख रहे हो आप, यहाँ नेगेटिव लगा हुआ, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तभी तो मैंने सिर्फ x-2 लिखा हुआ है, x-2 का मॉड लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज। अच्छा, समझ में। बट यहाँ तो वन भी चाहिए, तो वन ऐड कर दो। तो जब आप वन ऐड करोगे दोनों तरफ तो ये ऐसा दिखाई देगा, यानी कि वन माइनस x-2 का जो मॉड है वो वन से छोटा है। और ये क्या है सर, ये तो फंक्शन है, यानी कि फंक्शन जो है वो वन से छोटा है। इक्वल टू का साइन तो नहीं लगा सर, नहीं 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 नहीं, नहीं लगा सर। तो वन से छोटा है, वन से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से वन जा सकता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओपन होगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ भी ओपन होगा। तो ये आपने क्या निकाल दी, रेंज निकाल दी, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो यानी कि ये तो पूरा फंक्शन है, तो यानी कि आपने रेंज बता दी। ये रेंज कितनी है, माइनस इन्फिनिटी से वन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें एक छोटी सी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आप बातों बातों में आप लोग खो गए और आपने ये नहीं सोचा कि सर ये x-2 जो है ना, ये ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। क्यों? सर एक्स की वैल्यू टू रख दो तो जीरो नहीं देगा, अरे सर देगा ना। अच्छा, -2 रखो तो भी पॉजिटिव देगा, +2 रखो तो भी पॉजिटिव देगा, +4 रखो तो भी पॉजिटिव देगा, -4 रखो तो भी पॉजिटिव देगा। मगर 2 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो तो हो सकता है। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। यानी कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगेगा। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन लग गया तो फिर यहाँ पर इस वन के पास में क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो ये गलतियां होती हैं,
इसलिए मैं आपको यहाँ पर जानबूझ के ये चीजें करके बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने ये चीज देख ली करके। ठीक है, चलो अब इस सवाल की बात करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो सबसे पहले डोमेन निकालना है। ठीक है, तो नीचे वाला फंक्शन रूट के अंदर है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बट वो नीचे है इसलिए इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए समझो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ही नहीं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिखा हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं x-3 और x+2। ठीक है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा, और ये हो जाएगा आपके पास ऐसा। ठीक है, और ये ऐसा है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि भैया ये जो है, ओ हो, ये जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, और ये जो है ये ये लेस देन जीरो है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो लेस देन -2 होना चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से ज्यादा होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नंबर लाइन पे खड़े हो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आप किसी ऐसे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहते हो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से ज्यादा है, तो वो तो तभी पॉसिबल है कि या तो आप 4 पे खड़े हो या तो आप 4 से आगे हो। या तो 4 पे खड़े हो या तो 4 से आगे हो। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो या तो 4 होगी या तो 4 से ज्यादा होगी। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -2 से कम आना चाहिए। -2 से कम आना चाहिए यानी कि फिर -3, -4 इस तरह से कुछ आना चाहिए। तो वो तो तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू जो है वो -2 से कम हो, क्योंकि अगर वो -2 से इधर होगी तभी आप इस तरफ जा सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू है वो -2 से कम होगी। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूं, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आप 4 से कहीं भी जा सकते हो। तो आप चले गए, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पर ये हो गया। अच्छा सर, और यहाँ पर आप -2 से इधर हो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 जा सकते हो। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, यहाँ पर ओपन, यहाँ भी ओपन, और यहाँ पर इनका यूनियन लगेगा। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। सिंपल है, इजी है, सरल है, इसमें इंटरसेक्शन तो कहीं हो नहीं रहा है ना। ठीक है, तो यूनियन लगा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसे ये सवाल आ गया कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन दिस। अब ये जो है ना, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया मॉड ऑफ x अपॉन x-1। तो सबसे पहले ये समझो भाई साहब कि ये जो नीचे x-1 है, ये अगर जीरो हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं डोमेन निकालने जाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि भैया इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, बस वो वैल्यू मत पुट करना जिसपे ये जीरो हो जाए। तो ये जीरो कब होगा? जब x वैल्यू में 1 रखूंगा। तो मैंने ये हटा दिया। तो ये मैंने ले लिया कि भैया डोमेन जो है वो ये है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं कि रेंज क्या हो सकती है। तो मैंने पहले इस फंक्शन को डिफाइन किया कि सर ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं हो सकता। 1 से आगे कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 से पीछे कुछ भी वैल्यू ले लो, मगर 1 नहीं ले सकते आप। तो अगर 1 नहीं ले सकते तो यहाँ पर x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 ले लो। अच्छा, जब आप लेस देन 1 लोगे तो ये आपको क्या देगा? मॉड वाला फंक्शन क्या दे देगा आपको? नेगेटिव देगा। यानी कि ये बनेगा -(x-1)। नीचे है x-1 तो इसका रेशियो तो -1 आएगा। ठीक है, यानी कि इस केस में आपको रिजल्ट क्या आ रहा है? -1। ठीक है, बट अगर ये 1 से ज्यादा हुआ, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो यहां पर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव देगा। नीचे तो x-1 है ही, तो इसका रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो y की वैल्यू आ रही है ये क्या है? यही तो रेंज है। इसका मतलब इसकी रेंज 1 है और 1 है, -1 है और 1 है, बस केवल। तो केवल है तो इसको हम सेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, केवल यही दो वैल्यू ही है। इसका मतलब ये आपकी क्या आ गई? रेंज आ गई। अब अगर आपकी ये रेंज आ गई और ये डोमेन आ गया तो काम तो खत्म हो गया। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है R टू R का, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 दिया गया है आपको, और x बिलोंग्स टू R है। ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब आपको डोमेन और रेंज निकालना है। तो भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप x और y एक्सिस बनाते हो, ये आपने x और y एक्सिस बना दिया,
और यहां पर लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू टू। एफ एक्स इज इक्वल टू टू का मतलब क्या है? वाई इज इक्वल टू टू। वाई इज इक्वल टू टू का मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी अपन ने। ये है टू आपका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जब प्रोजेक्शन आप डालोगे एक्स एक्सिस पर, तो ये तो एक्स की हर एक वैल्यू लेगा। अगर ये हर एक वैल्यू लेगा तो इसका जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा? आर आएगा। बट एक्स की हर एक वैल्यू पे वाई क्या आएगा? वाई तो टू आएगा। यानी कि इसका जो रेंज है वो केवल और केवल क्या है? टू है। तो केवल एक एलिमेंट है तो उसको हम सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स जीरो नहीं है, और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जब एक्स जीरो है। आपको इसका रेंज भी निकालना है। अब समझो बात को, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो बोल रहा है जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो है, यानी कि यहां पर खड़ा है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो क्या है? या तो आप एक्स की इस तरफ हो या तो आप एक्स की इस तरफ हो। तो जब आप एक्स के इस तरफ हो, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, इस तरफ हो, तो आप यहां पर एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे उससे इसका मॉड जो आएगा पॉजिटिव आएगा, तो एक्स अपॉन एक्स यानी कि ये वन बनेगा। यानी कि यहां पर आपने ले लिया वन, यानी कि ये आ गया इधर इस तरफ। जब आप एक्स की वैल्यू क्या करोगे? जीरो से इधर पुट करोगे। जब जीरो से इधर पुट करोगे तो आप ये बोलोगे कि सर यहां पर ये जो देगा आपको रिजल्ट, वो क्या देने वाला है? यहां पर ये मॉड आपको माइनस का एक्स देने वाला है। तो यहाँ पर क्या देगा? माइनस वन। तो यहाँ पर ये माइनस वन आ गया, तो ये माइनस वन इधर देगा। यानी कि एक्स की इधर कोई भी वैल्यू ले लो, आपको क्या मिलेगा? माइनस वन। एक्स की इधर कोई भी वैल्यू ले लो, आपको क्या मिलेगा? वन मिलेगा। और जीरो पे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो केवल क्या है? माइनस वन, जीरो और वन है। इसकी जो रेंज है वो केवल क्या है? माइनस वन, जीरो और वन है। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला आप खुद से करो, मैं आपको इसकी जगह पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल कराने वाला हूँ। ये आप खुद से करना, इसमें कुछ मत करो। आप बताएं एक्स से नीचे कोई भी वैल्यू लो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इसमें पुट कर देना, आपको एफ एक्स मिल जाएगा। जीरो वन टू थ्री यहाँ पुट कर देना, प्लॉट कर देना ग्राफ को, और फिर उसकी वाई की लिमिट देख लेना। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वो वेरी कर रहा है, बस इतना ही करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पर ये x प्लस टू है। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं इसको? डिफाइन करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर x प्लस टू और x माइनस टू लिखा है, जैसे यहाँ पर x माइनस टू और यहाँ पर x प्लस टू है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस थ्री से थ्री तो दिया ही इसका, और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बीच में हम ले आते हैं कि एक बार टू और माइनस टू भी आ जाएगा इसमें। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले कि माइनस थ्री से x की वैल्यू माइनस टू पे आएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस टू से टू पर जाएगी, और फिर वो जाएगी कितनी? टू से थ्री पर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर फंक्शन जो है वो x माइनस टू है, और यहाँ पर x प्लस टू है। अब अगर आप x की वैल्यू माइनस थ्री से माइनस टू के बीच में कुछ भी लेते हो, यानी x नेगेटिव है, पहली बात माइनस का 2.5 ले लेते हैं, तो ये आपको नेगेटिव देगा। हाँ सर देगा, तो ये माइनस का x माइनस टू आ जाएगा। ये आपको नेगेटिव देगा क्या? माइनस का 2.5 लोगे तो हाँ देगा, तो ये भी माइनस का x प्लस टू ले लिया। तो ये आएगा माइनस का x प्लस टू, माइनस का x माइनस टू, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा? टू टू जाएगा, तो माइनस का टू एक्स, यानी कि इस केस में फंक्शन इतना है। जब आप माइनस टू से टू के बीच में रखोगे एक्स, यानी कि वन ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर वन रखेंगे तो वन माइनस टू नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये एक्स माइनस टू नेगेटिव में आएगा। और ये तो आपका पॉजिटिव ही देने वाला है, एक्स प्लस टू। ये होगा माइनस एक्स प्लस टू और प्लस एक्स प्लस टू, तो यहाँ से एक्स और एक्स जाएगा, तो ये आपको देने वाला है रिजल्ट फोर। अगर आप टू से थ्री के बीच में हो, 2.5 ले लो, तो 2.5 पे ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर x माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू, तो यहाँ से टू और टू गया, तो यहाँ पर बचेगा टू एक्स। तो ये आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर समझो कि हम ग्राफ बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। यहाँ पे ले लिया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये ले लिया। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि माइनस टू से टू के बीच में, माइनस टू से टू के बीच में फंक्शन क्या दे रहा है आपको? फोर दे रहा है।
तो -2 से 2 के बीच में फंक्शन 4 दे रहा है, तो 4 यहाँ कहीं पर मान लेते हैं। तो ये इसको ऐसे लेके आए और इसको ऐसे लेके चले गए। ठीक है, ये हमने मान लिया कि यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, तो ये 0,4 वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके -2 से -3 के बीच में अगर हम हैं, तो -2 से -3 के बीच में है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ले आते हैं। तो आपका फंक्शन -2x दे रहा है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और अगर 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, तो इसको यहाँ पर ले आते हैं ऐसा कुछ। तो ये भी आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा, इसको भी ऐसे जोड़ लेते हैं। और ये तो आपको जोड़ना ही है, तो ये एक बोट बन जाता है। मॉड वाले फंक्शन में हमेशा ग्राफ जो बनेगा वो बोट जैसा बनेगा, याद रखना। ठीक है, और जब आप उसको डिफाइन कर लेते हैं तो ये बोट बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर -3 पर ये फंक्शन आपको क्या देने वाला है, तो यहाँ पर पुट कर लो। -3 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, -3 -2 -5, मॉड आएगा तो 5। और यहाँ पर क्या आएगा, -3 +2 -1 का उसका मॉड आएगा +1, तो ये आएगा 6। यानी कि यहाँ पर 6 आएगा, यानी कि -3 रखने पे आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये जो पॉइंट है ये आपका कहीं पर 6 होगा इधर, 0, -6। फिर यहाँ पर 3 पे देख लेते हैं। 3 पे रखोगे, 3 - 2 1 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, मॉड भी 1 और 5 आएगा, जोड़ने पे 6 आएगा, यानी कि यहाँ पर 3 रखने पे आपको 6 मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 रखने पे आपको 6 मिलने वाला है। ठीक है सर, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो 4 से ऊपर की तरफ है, बट 6 तक ही जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो 4 से 6 है। उसकी जो रेंज है वो 4 से 6 है, क्लोज ब्रैकेट में। तो ये आपका रेंज आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें रेंज भी बताना था यहाँ पे, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे थे। तो ग्राफ भी बना दिया और रेंज भी बता दी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले समझो कि अगर ये मॉड ऑफ एक्स होगा ना, तो इसका ग्राफ होता है हमेशा वी। ठीक है, इसका हमेशा ग्राफ होता है वी। ठीक है, थोड़ा सा गंदा बना है, बट ये वी ग्राफ बनता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ही बना दूं, अगर इनटू शेप कर लेते हैं अपन। ये सीधी लाइन बना दी, ये सीधी लाइन बना दी, ये हमारा वी ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हमारा वी ग्राफ बनता है मॉड एक्स का। मगर जब ये x-2 है ना, तो आप इसी ग्राफ को ना खिसका दो, इसी ग्राफ को खिसका दो। तो इस तरफ खिसकाओ, कहां पर, 2 पे खिसका दो। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ आपका ऐसा बनेगा, यहां से गुजरेगा और यहां से भी वी बनाएगा। तो यहां से ये वी बनाएगा, यहां से ये वी बनाएगा, ये काटेगा, इसको कट करेगा। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो आप देखो कि ये x-2 है, तो x, ये y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x-2। तो x किलो 0 रखोगे तो y किलो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये 0,2 होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने इसका बना दिया, तो आपने इसका ग्राफ भी बना दिया। ये हो गया x और ये हो गया आपका y। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये कौन सा पॉइंट है सर, 2,0 है। ठीक है, ग्राफ बन गया। ठीक है, चलो तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और अच्छे सवालों की बात करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो। ठीक है, थैंक यू।